नमस्कार साथियों। आज हम अपने महान लेखक भीष्म जी को याद कर रहे हैं, भीष्म साहनी को। आप सब भीष्म जी के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, हम लोगों ने जब प्रगतिशील आंदोलन में काम करना शुरू किया, उस समय तक भीष्म जी हमारे उन साथियों की तरह थे जिन्हें हम पढ़ना चाहते थे, सुनना चाहते थे, देखना भी चाहते थे। यूँ आप सब उनके बारे में ये पंक्ति बड़ी मशहूर है कि वे प्रेमचंद की परंपरा के हमारे आज के समय के लेखक हैं। भीष्म जी ने न केवल प्रेमचंद की उस परंपरा को आगे बढ़ाया, वरन उन्होंने अपने समय की उलझती सच्चाइयों के साथ साक्षात किया और बहुत बेहतर तरीके से अपने लेखन में उसे उतारा। आप सब जानते हैं, तमस के बारे में हमने सब ने पढ़ा है, लिखा है, देखा है। नीलानी जी ने उस पर बहुत ही शानदार धारावाहिक बनाया था। दोस्तों, कोई जब लेखक अपने समय को देखता है तो समय के साथ बहुत आगे के समय को भी देखता है, और यह प्रेमचंद की भी खासियत रही और हमारे अपने भीष्म जी की भी खासियत रही। भीष्म साहनी को हम इसलिए भी याद करते हैं कि इतना बड़ा लेखक होकर इतना सहज हो जाना आसान बात नहीं है। दो चार कहानियाँ, दो चार कविताएं, एक हाथ संग्रह लिखकर बड़े लेखक का तगमा लगाए लोग युवा साथियों से बात भी नहीं करते। मुझे बिलासपुर की याद है। बिलासपुर में 2 बार भीष्म जी आए। महत्व भीष्म हमारे साथियों ने यहाँ किया। प्रगतिशील लेखक संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। देश भर से उसमें लोग आए थे। उसके बाद 1984 में हम सब के आग्रह पर प्रगतिशील हमारे संगठन के महासचिव रहे। वो एक बहुत अलग बात है, सामान्य बात है, लेकिन इतने बड़े लेखक जिनका इतना नाम, जब उनसे पहली बार मिले तो उनके जैसा सरल और उनके जैसा संवेदनशील व्यक्ति नहीं देखा। हम लोगों से बहुत इतनी सरलता, इतनी सहजता से बात करते रहे। मेरा सौभाग्य भी है कि मेरे पहले छोटे से संग्रह का, कविता संग्रह का भीष्म जी ने विमोचन किया। उनके शुभकामनाओं वाले हस्ताक्षर बार बार प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते रहे। आज भी एक बार मैंने उसे निकाल कर छुआ। ऐसे भीष्म जी जिन्होंने हमारे इस समाज की जटिलताओं को समझा और एक लेखक के दायित्व को किस तरह से वो टकराता है उस जटिलताओं से और किस तरह से उसे काम करना चाहिए, किस तरह से उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, ये हम बार बार इसका जवाब तलाशने भीष्म जी के पास जाते हैं। तमस की बात हम सब करते हैं, पता नहीं लेकिन मुझे क्यों तमस तो हमेशा अच्छा लगा, लेकिन मैया दास की माड़ी मुझे ज़्यादा बहुत नज़दीक लगी और बहुत मैं उससे हमेशा ही प्रभावित रहा। चीफ की दावत जो भीष्म जी की कहानी है, वो मैं आसपास आज भी देखता हूँ, हम सब देखते हैं, आप भी देखते हैं। उसके पात्रों को ज़रा बदल दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, हमें लगेगा कि हमारे आसपास वो चीफ की दावत चल रही है और भीष्म जी की कलम हम सबको बता रही है। तो ऐसे प्रेमचंद की परंपरा के हमारे महान साथी, जिनकी बात करते समय स्वाभाविक रूप से बलराज साहनी की याद भी आ जाती है। एक घर में 2 भाई, दोनों ने ही इस तरह से काम किया।
भीष्म जी ने एक दो फिल्मों में भी काम किया। जहाँ तक मुझे अभी अचानक याद आया बलराज जी का नाम लेते हुए, शायद मोहन जोशी हाजिर हो में उनका काम रहा, और दूसरी फिल्म तो तुझे याद नहीं आ रही है। तो ऐसे भीष्म जी, अब 1984 की बात है। हम लोगों के पास जिससे हमने कहा था गाड़ी लाने के लिए स्टेशन उन्हें छोड़ने, वो समय पे नहीं आ पाया और गाड़ी का समय हो गया था, उत्कल एक्सप्रेस से जाना था। तो हमारे स्कूटर पे ही पीछे बैठकर वो चल पड़े। इतने सरल रूप से बलराज साहनी की याद भी आ जाती है। एक घर में दो भाई, दोनों ने ही इस तरह से काम किया। भीष्म जी ने एक दो फिल्मों में भी काम किया। जहाँ तक मुझे अभी अचानक याद आया बलराज जी का नाम लेते हुए, शायद मोहन जोशी हाजिर हो में उनका काम रहा, और दूसरी फिल्म तो तुझे याद नहीं आ रही है। तो ऐसे भीष्म जी, अब 1984 की बात है। हम लोगों के पास जिससे हमने कहा था गाड़ी लाने के लिए स्टेशन उन्हें छोड़ने, वो समय पे नहीं आ पाया और गाड़ी का समय हो गया था, उत्कल एक्सप्रेस से जाना था। तो हमारे स्कूटर पे ही पीछे बैठकर वो चल पड़े। इतने सरल। स्टेशन पर जब गए तो हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा, अरे भीष्म जी आप चिंता मत कीजिए, आपको लिए बिना गाड़ी यहाँ से जाएगी नहीं। बहुत गंभीर हो गए, इस तरह से नहीं कहना, ऐसा कुछ ना करना, भले ही गाड़ी छूट जाए। इतना सरल व्यक्ति, इतना महान व्यक्ति, और इतनी संवेदनाएं भीतर रखने वाला, मानवीय सरोकारों के साथ जीने वाला, हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाला। ऐसे भीष्म जी को जब हम याद करते हैं तो हम इस भयावह समय को भी देखते हैं, और इस भयावह समय में अपने आसपास देखते हैं कि कौन है ऐसा जो लिख रहा है। प्रेमचंद के पास हम बार बार जाते हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले भीष्म जी से मिलते हैं। भीष्म जी से मिलना बहुत ज़रूरी है इस खास कर इस दौर में, इस समय के जिससे हमें टकराना है और हम नहीं टकरा पा रहे हैं। ऐसे समय में भीष्म के साथ काम करना, भीष्म की बात करना, भीष्म जी की बात करना, उनकी रचनाओं पर बात करना और उनके जैसा कुछ करने की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ हम करें तो एक लेखक का दायित्व हम थोड़ा निभा पाएंगे, एक रचनाकार की भूमिका निभा पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज जब हम अपने साथियों के साथ छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ में भीष्म जी की बात करने बैठे हैं, हम सब एक महामारी के कारण दूर हैं, लेकिन इस व्हाट्सएप की दुनिया या इस नई टेक्निक के साथ हम सब आपस में जुड़े भी हैं और हम लोग लगातार जुगलबंदी में इस पर बात कर रहे हैं। तो आज हम भीष्म जी की बात को, उनको इस तरह याद करते हुए उनकी बात को आगे बढ़ाते हैं और अपने और साथियों की बात सुनते हैं। आप सबका एक बार स्वागत है, आप सबका बहुत शुक्रिया। साथियों, मैं हेमंत कुमार मढ़रिया सूरज शीर्षक से अपनी दो कविताओं का पाठ करूंगा। मेरी पहली कविता है उगते हुए सूरज को नमन। प्रस्तुत है मेरी कविता। उगते हुए सूरज को नमन, इसलिए कि मुझे हुआ महसूस संसार की मिठास का। उगते हुए सूरज को नमन, इसलिए कि मुझे हुआ महसूस संसार की मिठास का, चिड़ियों के मधुर कलरव और शीतल सुखद वायु से। इसलिए कि अचेत सी दुनिया में किया चेतना का संचार। इसलिए कि अचेत सी दुनिया में किया चेतना का संचार और दिखाई राह नूतन प्रगति का। इसलिए कि निराशा को दूर कर दिया आशा का संदेश उजले किरणों से। उगते हुए सूरज को नमन, इसलिए भी कि प्रबुद्धों की वाणी को मैंने समझा कि जीवन निरंतर गतिशील है, कि जीवन निरंतर गतिशील है। साथियों, मेरी दूसरी कविता भोर का सूरज। भोर का सूरज देता है संदेश। भोर का सूरज
देता है संदेश कि हो चुका है भोर, चल कर्मपथ की ओर, चल कर्मपथ की ओर। धन्यवाद। से मदन आचार्य। मैं अपनी दो कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली कविता का शीर्षक है अल सुबह। अल सुबह आता है वह एक आदमी, बत्तियां गुल कर जाता है पूरे शहर की सूरज की रोशनाई के लिए। अल सुबह आता है वह एक आदमी, बत्तियां गुल कर जाता है पूरे शहर की सूरज की रोशनाई के लिए। अल सुबह आते हैं सफाई मजदूर, जलाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं अपने भीतर आग। शहर के जागने से पहले शहर के चेहरे पर झाड़ू मारकर हो जाते हैं गायब। अल सुबह आते हैं सफाई मजदूर, जलाकर कूड़ा इकट्ठा करते हैं अपने भीतर आग। शहर के जागने से पहले शहर के चेहरे पर झाड़ू मारकर हो जाते हैं गायब। अल सुबह आते हैं वे चौथी श्रेणी के लोग, शहर की सिराओं में बहा देते हैं पानी। शहर की तृप्ति से पहले हो जाते हैं गायब। अल सुबह आते हैं वे चौथी श्रेणी के लोग, शहर की सिराओं में बहा देते हैं पानी। शहर की तृप्ति से पहले हो जाते हैं गायब। अल सुबह थनों से उतार कर दूध चल पड़ती है गायें, चरवाहों के साथ शहर सारा डूब जाता है चुस्कियों में। अल सुबह थनों से उतार कर दूध चल पड़ती है गायें, चरवाहे के साथ सारा शहर डूब जाता है चुस्कियों में। अल सुबह अक्षरों को फेंकता गायब हो जाता है आकर, शहर खबरों की तपीस में लेने लगती है सांसें। अल सुबह अक्षरों को फेंकता गायब हो जाता है आकर, शहर खबरों की तपीस में लेने लगता है सांसें। अल सुबह की बैसाखी पर पूरा दिन है, पर दिन के चेहरे पर न हाकर, न चरवाहा, न बिजली पानी वाले लोग, न सफाई मजदूर। एक भी दिन के चेहरे पर पड़ता है इनका नागा, तो शहर हाहाकार में डूब जाता है। अल सुबह की बैसाखी पर पूरा दिन है, दिन के चेहरे पर न हाकर है, न चरवाहा, न बिजली पानी वाले लोग, न सफाई मजदूर। एक भी दिन के चेहरे पर पड़ता है इनका नागा, तो शहर हाहाकार में डूब जाता है। दूसरी कविता है जंगल कथा। जबकि धूप सिंकी वादियों में बची हुई है अब भी आँच, हम पूछते हैं पेड़ की उम्र। जबकि धूप सिंकी वादियों में बची हुई है अब भी आँच, हम पूछते हैं पेड़ की उम्र। बारिश का पानी अभी भी है इकट्ठा, हम पूछते हैं कुओं की गहराई। बारिश का पानी अभी भी है इकट्ठा, हम पूछते हैं कुओं की गहराई। जबकि जंगल में अभी भी लगी है आग, हम पूछते हैं यहाँ का तापमान। जबकि जंगल में अभी भी लगी है आग, हम पूछते हैं यहाँ का तापमान। यहाँ नहीं कोई गुंबद, न कंगूरा, न मीनार। यहाँ नहीं है कोई गुंबद, न कंगूरा, न मीनार। यहाँ नहीं है कोई शिलालेख, न आदिम लिपि, न कालपात्र। यहाँ नहीं है कोई शिलालेख, न आदिम लिपि, न कालपात्र। यहाँ कथा है जंगल की, कथा है शेर की, कथा है हिड़मा की, सब श्रुत ही श्रुत, नहीं कोई गद्य। यहाँ कथा है जंगल की, कथा है शेर की, कथा है हिड़मा की, सब श्रुत ही श्रुत, नहीं कोई गद्य। जो गए थे कभी लाम पर, जो गए थे कभी आसमान के चाय बागानों में, जो नाप चुके हैं पृथ्वी का बड़ा हिस्सा, उनका नहीं कोई किस्सा, उनके पाले दुख का बड़ा हिस्सा। जो गए थे कभी लाम पर, जो गए थे कभी आसाम के चाय बागानों में, जो नाप चुके हैं पृथ्वी का बड़ा हिस्सा, उनका नहीं कोई किस्सा, उनके पाले दुख का बड़ा हिस्सा। धन्यवाद। अमर कथा शिल्पी भीष्म कहानी। भीष्म कहानी एक स्वदेशपूर्ण
सफल और सार्थक कहानीकार के रूप में हिंदी कथा साहित्य जगत में समर्पित हैं। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य को आपने व्यापक फलक प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अमर कथा शिल्पी भीष्म जी की हर कहानी आम आदमी की कहानी है। भाषा में आत्मीयता का सहज सरल प्रवाह पाठक को स्वतः आकर्षित करता है। उनकी कहानी चीप की दावत बार बार पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि उसमें जीवन के यथार्थ चित्रों को आपने पूर्ण ईमानदारी एवं सजीवता के साथ प्रतिबिंबित किया है। वर्ष 1953 में आपका प्रथम कहानी संग्रह भाग्य रेखा का प्रकाशन हुआ। दूसरा कहानी संग्रह पहला पाठ 3 वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। इस प्रकार आपके 8 कहानी संग्रह, 4 उपन्यास, 2 नाटक हानुस और कबीरा खड़ा बाजार में प्रकाशित हुआ है। उनका उपन्यास तमस्त देश की आज़ादी के कुछ समय पहले निर्मित सांप्रदायिकता के जहरीले वातावरण और दंगों की विभीषिका का एक ज्वलंत दस्तावेज है। यह उपन्यास उस वक्त के पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था। भीष्म साहनी ने अपने कथा संसार को अत्यधिक परिश्रम के साथ समर्पित भाव से विकसित करने का प्रयास किया है। इसी कारण आपकी कहानियों के पात्र जीवंत रूप में परिलक्षित होते हैं। यही कारण है आपकी कहानी पाठकों पर विशेष प्रभाव डालने में सक्षम है। भीष्म साहनी जी का कथन है, जब तक आप किसी लोहार की तरह लगातार अपना हथौड़ा नहीं चलाएंगे, किसी रचना को सुंदर आकार नहीं दे पाएंगे। धन्यवाद। साथियों, भीष्म साहनी हिंदी गद्य की प्रगतिशील परंपरा के एक बड़े रचनाकार हैं। भीष्म साहनी का रचना संसार बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है, बहुत विस्तारित है। इतने कम समय में सबको समेटकर बात करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम बहुत परिचयात्मक चर्चा ही कर सकते हैं। भीष्म साहनी मानते थे कि परिवेश सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक परिवेश से क्या चुनता है, क्या छोड़ देता है, परिवेश का कौन सा पहलू उसे अधिक उद्वेलित करता है, किसके साथ वह भावनात्मक रूप से जुड़ता है, इसके आधार पर लेखकीय व्यक्तित्व की पहचान होती है। परिवेश के अनेक पहलू हैं, स्त्री पुरुष संबंध है, गरीबी है, मनुष्य के मस्तिष्क को उद्वेलित करने वाली विचारधाराएं हैं, विचार हैं। लेखक का आग्रह इनमें से किसके प्रति है और जीवन के किस रूप को वह अपने कथा साहित्य के लिए कच्चा माल के रूप में चुनता है, यही लेखकीय व्यक्तित्व के निर्धारण का मुख्य मानक या आधार है। इस अर्थ में भीष्म साहनी प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ते हैं। उपन्यास को पश्चिम में मध्य वर्ग का महाकाव्य कहा जाता था। प्रेमचंद ने उसे भारतीय पहचान दी और उसमें किसानों, मजदूरों, वंचितों, दलितों, उपेक्षितों के स्वरों को उन्होंने अभिव्यक्ति देने का मुख्य आधार बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रेमचंद ने कहा था साहित्य जीवन की आलोचना है, और इसे उन्होंने अपने साहित्य लेखन के माध्यम से प्रमाणित करके दिखाया भी। उस अर्थ में भीष्म साहनी
प्रेमचंद की परंपरा से जुड़ते हैं। भीष्म साहनी का जो दौर था वो नई कहानी के लेखन का दौर था, जिसमें संत्रास, कुंठा, उपेक्षा और उस समय की जो जीवन की वैयक्तिक संक्रमणकालीन स्थितियां थीं, उन पर केंद्रित एक नकारात्मक पक्ष को लेकर नई कहानी चल रही थी। भीष्म साहनी ने एक अलग रास्ता चुना और वे भी मध्यवर्ग से आते हैं। मध्यवर्गीय जीवन का बहुत गहरा अनुभव है उनके पास, लेकिन उन्होंने अपने कथा साहित्य में न सिर्फ मध्यवर्ग बल्कि उससे इतर निम्न मध्यवर्ग, निम्नतर मध्यवर्ग, निम्न वर्ग, निम्नतर वर्ग, निम्नतम वर्ग को भी उन्होंने अपने कथा साहित्य में लाकर खड़ा किया और उनके लेखन में कहीं कोई कलात्मक सौष्ठव का कौशल प्रदर्शित नहीं होता है, बल्कि वो जैसा जीवन है ठीक वैसा ही उसी रूप में उसे अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों और नाटकों में वो लेकर आते हैं। इसलिए हमें उनकी कहानियों में विश्वसनीयता सबसे बड़ा गुण के रूप में दिखाई देती है और ये मानकर चलते हैं कि यदि जैसा जीवन है उसी रूप में अपने मानवीय मूल्यों के साथ यदि कथा साहित्य में या साहित्य में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी विश्वसनीयता कमजोर होती है। भीष्म साहनी ने अपने समय में अपने लेखन में समाज में जितने भी उपस्थित प्रासंगिक विषय थे उन सबको अपने लेखन का आधार बनाया। उनका अनुभव क्षेत्र इतना विस्तारित, इतना व्यापक है कि कोई ऐसा विषय उनकी दृष्टि से अछूता नहीं रहता और उन्होंने इतना लिखा लेकिन उनके लेखन में कहीं दोहराव नहीं है। हर साहित्य का, हर लेखन का विषय अलग है, स्वतंत्र है और पूर्ण है। भीष्म साहनी के बारे में यह कहा जा सकता है, ठीक उसी तरह जैसे प्रेमचंद के बारे में कहा जाता है कि अगर दुर्भाग्यवश प्रेमचंद के समय का समूचा इतिहास नष्ट हो जाए तो प्रेमचंद के साहित्य के माध्यम से उस समूचे इतिहास का विश्वसनीय कलात्मक लेखन किया जा सकता है। ठीक वैसे ही भीष्म साहनी का लेखन इतना विपुल है, इतना व्यापक है और विषय क्षेत्र इतना विस्तारित है कि यदि उनके समूचे साहित्य को संपूर्णता में देखा जाए तो वह भी अपने समय का विश्वसनीय इतिहास है। प्रेमचंद ने जैसे अपने समय का साहित्यिक विश्वसनीय इतिहास लिखा था, वही काम भीष्म साहनी ने किया। भीष्म साहनी के लेखन में विविध विषय हैं जिनमें सांप्रदायिकता है, वर्ग विषमता है, पारिवारिक सामाजिक विडंबनाएं हैं, नारी समस्या है, नारी की पराधीनता की समस्या है, पुरुष वर्चस्व की समस्या है, संयुक्त परिवार की समस्या है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो विडंबनाओं से घिरे हुए हैं। वो सारी समस्याएं हैं जिन्हें भीष्म की दृष्टि समेटती है और जीवन जो वस्तुता है और जो उसे जैसा होना चाहिए के बीच का जो अंतराल है उसकी पहचान साहित्यकार की एक बड़ी चुनौती होती है, जिसमें भीष्म की दृष्टि, उनकी सूक्ष्म और तीक्ष्ण दृष्टि अत्यंत कुशल है। जहाँ भीष्म देश के विभाजन पर आधारित एक महान उपन्यास तमस लिखते हैं। तमस
अमृतसर आ गया है, पाली जैसी कहानियाँ, तमस उपन्यास और ये 2 कहानियाँ और इस तरह की और भी कहानियाँ हैं जिनके माध्यम से हम देखते हैं कि भीष्म की सूक्ष्म दृष्टि सांप्रदायिक मानसिकता का कितना सूक्ष्म विवेचन करती है, पकड़ रखती है। मध्यवर्गीय जीवन की जो विडंबना है, जिसमें भौतिक स्वार्थ के समक्ष जो मानवीय मूल्य हैं वो खींच रहे हैं, मानवीय मूल्य के छीजन की अत्यंत विश्वसनीय कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है, चीफ की दावत। इस तरह से बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें मध्यवर्गीय जीवन अपनी संपूर्ण विडंबनाओं के साथ उद्घाटित होता है। बसंती उपन्यास है, गंगों की जाया, माता विमाता, साग मीठ जैसी कहानियां हैं जो निम्नतम वर्ग की, जो दारुण उपेक्षित जीवन है, उनके जीवन के सत्य को, यथार्थ को उद्घाटित करने वाली कहानियां हैं। और इन कहानियों में जैसा उनका जीवन है हूबहू उसी रूप में, एक चित्र के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। भीष्म साहनी ने जो मैयादास की माड़ी उपन्यास लिखा है, उसे आप तमस का पूर्व खंड कह सकते हैं। और दोनों उपन्यासों को मिला दिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि जैसे मैयादास की माड़ी में 1857 के बाद से लेकर आगे की जो कथा है, जिसमें 4 पीढ़ियों का वर्णन है, और इस दौरान जो पूंजीवाद है, साम्राज्यवाद है, सामंतवाद के गठजोड़ की जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो समाज की गत्यात्मकता को रोकने वाली शक्तियां हैं, उनके उत्तरोत्तर विकास की एक विश्वसनीय कहानी एक श्रृंखला के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं और यह तमस तक आकर पूरी होती है। इस तरह से पिछले 100 वर्षों का समूचा एक विश्वसनीय ऐतिहासिक क्रम हम इन 2 उपन्यासों को जोड़ दें तो देख सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि भीष्म साहनी का समूचा लेखन, संपूर्ण लेखन, एक साथ यदि उसे हम समेकित रूप से देखें तो यह विगत पिछले 100 वर्षों 1857 के बाद से अब तक के भारतीय समाज की जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो व्यतिक्रम है, जो विकास का व्यतिक्रम है, उन तमाम व्यतिक्रम के बिंदुओं को रेखांकित करते हुए एक विश्वसनीय इतिहास प्रस्तुत करता है। भीष्म के समय के तमाम प्रश्न आज भी मौजूद हैं, प्रासंगिक हैं, बल्कि कहा जा सकता है कि वे प्रश्न इधर और अधिक प्रौढ़ हो गए हैं और अधिक मजबूत हो गए हैं। इसलिए भीष्म के साहित्य के आलोक में हम आज अपने समय के प्रश्नों की पहचान पूरी विश्वसनीयता से कर सकते हैं, उन चुनौतियों की पहचान कर सकते हैं और अपने इस वर्तमान के प्रेक्षण विश्लेषण से हम भविष्य निर्माण की नई प्रकल्पनाओं को उपस्थित कर सकते हैं, उनके उपकरणों की तलाश कर सकते हैं। समय इतना ही है, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं महान कथाकार भीष्म साहनी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं संजय मैथिल, भिलाई प्रलेस से। मेरी छत्तीसगढ़ी रचना जिसका शीर्षक है होगी बिहान।
अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। मेहनत करे कि भैया, मेहनत करे कि भैया, बांध लो गठान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अंधियारी बीत गे अब सूरज की लालिमा, मेहनत पर आवोगा खेत खार डोली माँ। अंधियारी बीत गे अब सूरज की लाली माँ, मेहनत भर आवोगा खेत खार डोली माँ। रद्दा देखा थे तोर बैला नांगल जोर, रद्दा देखा थे तोर बैला नांगल जोर। ये माटी है महान, अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। झन भूलो भूया के भागला जगाना है, दूध पीन माता के कर्जला चुकाना है। झन भूलो भूया के भागला जगाना है, दूध पीन माता के कर्जला चुकाना है। धरती के छाती माँ भारत के माटी माँ, धरती के छाती माँ भारत के माटी माँ। उपजा लो धान, अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। मेहनत करे के भैया, मेहनत करे के भैया, बांध लो गठान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। सोनहा कस धान के बाली लहरावत है, डोंगरी पहाड़ घलो तोर गीत गावत है। सोनहा कस धान के बाली लहरावत है, डोंगरी पहाड़ घलो तोर गीत गावत है। चाहकत है चिरैया चलत है पुरवैया, चाहकत है चिरैया चलत है पुरवैया। बन के तोर मितान, अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। मेहनत करे के भैया, मेहनत करे के भैया, बांध लो गठान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान। अब जाग रे कमैया हो गे बिहान, हो गे बिहान। धन्यवाद। आज हम एक ऐसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हमारे समक्ष कई चुनौतियां हैं। ऐसे समय में भीष्म जी को याद करना और उनके विचारों अनुभूतियों से होकर गुजरना हमें साहस और संबल प्रदान करता है, क्योंकि भीष्म जी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उन शक्तियों के खिलाफ पुरजोर विरोध किया है जिन शक्तियों ने देश की जनता को बांटने की कोशिश की है, उनके आर्थिक सामाजिक जीवन को नष्ट करने की कोशिश की है, उनके सद्भावपूर्ण जीवन को नष्ट करने की कोशिश की है। इस कार्य में
उनकी मार्क्सवादी जीवन दृष्टि पर विश्वास तथा सहज सरल भाषा की शक्ति भी उनके साथ है। भीष्म जी ने आज़ादी के आंदोलन के साथ देश में हो रहे सांप्रदायिक संघर्ष को भी देखा था और आज़ादी के साथ सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन, तदंतर सांप्रदायिक दंगे, मारकाट जैसी त्रासद घटनाओं को देखा था जो मानवता को शर्मसार करने वाली थी। न केवल ऐसी घटनाओं को देखा था बल्कि स्वयं उन्होंने भोगा भी। यह उन्हें गहरे तक प्रभावित किया। उनके समक्ष आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित लोगों के आज़ादी के स्वप्न थे और एक दशक बीतते न बीतते उससे मोहभंग के दृश्य भी थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी स्तरों पर किस तरह से मूल्यों का विघटन हो रहा था। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, भूख, गरीबी का संकट, आजीविका के लिए शहरों की ओर पलायन, शहरीकरण, यंत्रीकरण, औद्योगिकरण ने मानव जीवन और मूल्य दृष्टि को कितना प्रभावित किया था, वे इनके साक्षी थे। एक तरफ निराशा, हताशा थी तो दूसरी ओर गुस्सा, आक्रोश और आक्रामकता भी। विश्व साहनी जी के लेखन को इन सब से होकर गुजरते हुए देखना हमें इन सब से होकर गुजरना हमें उनके उस अनुभूति से जोड़ता है। साथियों, मैं सबसे पहले भीष्म जी के तमस उपन्यास पर चर्चा करूंगा। तमस उपन्यास देश के विभाजन से पूर्व सांप्रदायिक दंगे का चित्र है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों को उभार कर अपनी सत्ता की रक्षा का प्रयास है। इसे बहुत कलात्मक ढंग से भीष्म साहनी जी ने प्रस्तुत किया है। आप सबने देखा होगा, तमस उपन्यास पर धारावाहिक दूरदर्शन पर दिखाया गया। बच्चन सिंह जी ने पता नहीं किस दृष्टि से देखा है इसे। उन्होंने लिखा है कि तमस उपन्यास है वो दंगे को बहुत निष्प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है, बहुत सरलीकरण करते हुए प्रस्तुत करता है और ऐसा देख करके उनको आश्चर्य होता है। लेकिन भीष्म साहनी जी ने तमस उपन्यास में सांप्रदायिकता का वर्ग चरित्र, सांप्रदायिकता से किसको लाभ होता है, कौन उसके पीछे होते हैं, इन सबको उजागर किया है और उसके साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव के पक्ष में खड़े होते हुए लोगों को भी दिखाया है। भीष्म जी ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं जिसमें सांप्रदायिकता की समस्या को उजागर किया है। अमृतसर आ गया है, नदामत, निमित्त, पाली जैसी कहानियाँ हैं। इन कहानियों में सांप्रदायिकता की समस्या को उन्होंने बखूबी उजागर किया है, मानवीय संवेदना भी उसमें उजागर किया है। दूसरा उपन्यास भीष्म साहनी का है जिसकी चर्चा मैं करना चाहूँगा, बसंती। बसंती उपन्यास को पढ़ते हुए मेरे सामने चक्र फिल्म के दृश्य तैर जाते हैं, जहां आजीविका की खोज में पलायन करते हुए मजदूर शहर पहुंचते हैं और झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, शहर को सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, इमारतें खड़ी करते हैं, लेकिन वही शहर है उनके झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोज़र से तोड़ देता है, उन्हें दर बदर कर देता है। वहाँ वो शहर है उनके साथ खड़ा नहीं होता है, फिर भी वो अपने जीजीविका के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। ये बहुत कलात्मक ढंग से भीष्म साहनी जी ने प्रस्तुत किया है। भीष्म जी ने हानुस जैसे नाटक की रचना की है। प्राग में रहते हुए उन्होंने वहाँ के मध्यकालीन शासक की एक कथा सुनी थी, उस पर आधारित है। जिस समय भीष्म जी प्राग में थे उस समय निर्मल वर्मा जी भी प्राग में थे और प्राग में रहते हुए उन्होंने धूप का एक टुकड़ा कहानी की रचना की, जिसमें अंतश्चेतनावादी दृष्टिकोण के चलते उन्होंने एक व्यक्तिवादी कुंठा और हताशा का चित्रण किया है। दूसरी ओर भीष्म साहनी जी ने
सामंतवादी व्यवस्था की क्रूरता को उजागर किया है हानुस उपन्यास के माध्यम से, और एक कलाकार किस तरह संघर्ष करता है अपने स्वतंत्रता के लिए और अपने कलात्मक क्षमता को भविष्य के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए बचाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए यह हानुस कहानी नाटक है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। भीष्म जी ने अपनी भाषा और भाषा की कलात्मकता को लेकर के बातचीत की है कि ऐसी भाषा वो कैसे लेकर आते हैं। भीष्म जी ने एक लेख में लिखा है कि वो सहज और सरल भाषा अपनी माँ से सीखते थे, अपनी माँ से सीखा था। जब वो दोनों भाई मिलकर के शहर व्यापार के लिए जाते थे तो माँ उनसे कहा करती थी कि सहता सहता करो, माने अपनी जितनी क्षमता है उतना ही काम करो, उससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह से उनकी बातें कहावतें या मुहावरों में होती थीं। वो जब गाड़ी पर बहुत ज़्यादा बोझ लाद देते थे तो उनकी माँ कहती थी कि थोड़े लाद सवेरे आ। तो वो उसका कहने का आशा ये होता था कि ज़्यादा मत ले जाओ, कम चीज़ ले करके जाओ और जल्दी लौट आओ। तो इस तरह से उन्होंने अपनी माँ से वो सारी बातें सीखी और इस तरह से जीवन व्यवहार में साधारण जन के बीच जा कर के उन्होंने उनके जीवन को जिस तरह से देखा, समझा और उनकी बोली बानी को समझा और उन तक कैसे एक लेखक के तौर पर उनकी बातें वापस पहुंच जाए जिससे उनके जीवन में बदलाव आ जाए। तो उस तरह की भाषा को उन्होंने अपनी रचनाओं में लाने की कोशिश की। जिस तरह प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन के यथार्थ को चित्रित करने के लिए उनकी बोली बानी को अपने साहित्य में लाने की कोशिश की, उसी तरह से भीष्म साहनी जी ने भी बहुत सहज सरल भाषा में अपने उपन्यास, अपनी कहानियों और नाटकों की रचना की है। निश्चित रूप से भीष्म साहनी जी का लेखन है वो प्रभावकारी है, चेतना प्रदान करने वाला है। बस। हिंदी कहानी की यात्रा 20वीं शताब्दी में शुरू होती है और लगातार वो यात्रा आगे बढ़ती जाती है। इस दौर में हिंदी कहानी में कई तरह के आंदोलन भी देखने को मिला है। प्रेमचंद के युग से हिंदी कहानी की एक अलग दिशा बनती है, एक ऐसी दिशा जिसमें हिंदी कहानी समाज की दशा और दिशा से जुड़ जाती है। प्रेमचंद ने स्वदेश कहानी आंदोलन चलाया और प्रगतिशील आंदोलन के रूप में वो आगे बढ़ा। लेकिन 1950 के आते आते तक लगभग प्रगतिशील आंदोलन धीमा पड़ गया था और इसी बीच कहानी के क्षेत्र में प्रयोगवाद, नई कहानी, अकहानी, सचेतन कहानी जैसे आंदोलन चला और मुख्यतः 1950 के बाद की कहानियों में कहानी का विषय मध्य वर्ग हो जाता है।
आज़ादी के बाद मध्य वर्ग का बहुत तेजी से विकास हुआ और कहानीकारों ने उसी वर्ग को अपनी कहानी का विषय बनाया। प्रेमचंद के दौर में किसानों पर लगातार कहानी लिखी गई, लेकिन 1950 के बाद जो कहानी लिखी गई वो मध्य वर्ग पर लिखी गई। और मध्य वर्ग पर लिखी जाने वाली कहानी लगभग सकारात्मक और नकारात्मक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ी। नई कहानी अथवा अकहानी या सचेतन कहानी या तो शिल्पों पर टिकी रही या फिर मध्य वर्ग के नकारात्मक पक्ष को लगातार उद्घाटित करती रही। यानी उस दौर की यदि हम भीष्म साहनी की कहानियों को छोड़ दें तो उस दौर की अन्य कहानियों में मध्य वर्ग की कुंठा, तनाव, निराशा, हताशा, मृत्यु भय, जिंदगी से पलायन, इस तरह के विषयों पर कहानियां लिखी गई। अकहानी आंदोलन पूरी तरह शिल्प का आंदोलन रहा है और इसी बीच में भीष्म साहनी की कहानियां आई। भीष्म साहनी मध्य वर्ग के बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार हैं। उनकी कहानियों में लगभग पूरी कहानियों में मध्य वर्ग का ही चित्रण है, लेकिन मध्य वर्ग के उस नकारात्मक पक्ष का चित्रण नहीं है। मध्य वर्ग के असली चरित्र को सामने लाने का प्रयास भीष्म साहनी ने किया है। 1957 में चीफ की दावत कहानी लिखी गई और उस कहानी को हम देखें तो ऐसा नहीं है कि मध्य वर्ग का केवल एक पक्ष आया हो। मध्य वर्ग का तमाम पक्ष उस कहानी में दिखाई देने लगता है। उसमें रामनाथ का व्यक्तिवाद कितना प्रबल है ये भी दिखाई देता है और चीफ के प्रति उसकी गुलामी किस तरह की है ये भी दिखाई देता है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, लेकिन वो मध्य वर्ग उस दौर में एक नई संस्कृति के शिकार हो रहे थे जिसे हम पूंजीवादी संस्कृति कह सकते हैं, उसके शिकार हो रहे थे और उसमें नया फैशन और नई जिंदगी उस संस्कृति में प्रवेश कर रही थी जो सीधा सीधा बाजारवाद से जुड़ा हुआ था। इस रूप में हम चीफ की दावत को देखें तो पुरानी संस्कृति से किस तरह वो अपने आप को रामनाथ अलग कर रहा है। हर पुरानी चीजों को घर के कहीं न कहीं छुपा रहा है, कहीं पलंग के नीचे छुपा रहा है, कहीं अलमारी के पीछे छुपा रहा है, कहीं और छुपा रहा है। वो उन चीजों को छुपा रहा है, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है कि पुरानी माँ को वो कहाँ छुपाए, क्योंकि माँ के संस्कार, माँ के विचार, माँ की सांस्कृतिक विरासत पुरानी है और वो रामनाथ को पसंद नहीं है। इसलिए वो एक लगभग स्टोर रूम टाइप कमरे में ले जाके उसको छुपा देता है अपनी माँ को। यानी माँ अब वस्तु के रूप में परिवर्तित हो गई है। पुरानी वस्तु जिस तरह छुपाई गई पुरानी माँ को उस तरह छुपा दिया गया, यानी माँ वस्तु बन गई। लेकिन इसी बीच
माँ द्वारा बनाई हुई फुलकारी को उसका चीफ देख लेता है और फुलकारी चीफ को बहुत पसंद आ जाता है। वो पूछता है कि किसने बनाया, तो वो बताता है रामनाथ की मेरी माँ ने ये फुलकारी बनाई है, और माँ को लेकर आता है। अब माँ बाजार की फुलकारी में रूपांतरित हो गई और उस फुलकारी के माध्यम से अपने चीफ को खुश करने की कोशिश करता है। मध्यवर्ग का ये ढेर सारा चरित्र, ढेर सारा रूप, जिसमें व्यक्तिवाद भी है, जिसमें बाजारवाद भी है, जिसमें वस्तुवाद भी है, पूंजीवाद के ये सारे चरित्र मध्यवर्ग के उस चरित्र में दिखाई देते हैं। लेकिन भीष्म साहनी के समय ऐसा नहीं है कि मध्यवर्ग टोटल पूंजीवाद में आ गया था। उस दौर में लगभग सामंतवादी संस्कृति और पूंजीवादी संस्कृति भी दिखाई देती है। भीष्म साहनी ने सामंतवादी संस्कृति को भी सामने रखने की कोशिश की है। उनकी कहानियों में सामंतवाद का या मध्यवर्ग का वो भाग्यवाद, गीता सहस्त्रनाम, समाधि भाई राम सिंह, ऐसा सनातन धर्म, मालिक का बंदा और निमित्त जैसी कहानियां आती है। और इतना ही नहीं, आर्थिक कारणों से जो मध्यवर्ग के परिवार का बिखराव होता है वो भी उनकी कहानियों में दिखाई देती है। खून का रिश्ता, बाप बेटा, पटरियां, कुछ और साल और तस्वीर जैसी कहानियों में दिखाई देती है। इन कहानियों को हम देखें तो मध्य वर्ग अपनी समग्रता के साथ भीष्म साहनी की कहानी में आती है और उसका पूरा चरित्र खुलकर सामने आता है। और वो चरित्र पूंजीवाद की संस्कृति से पैदा होने वाले चरित्र हैं जो समाज को एक गलत दिशा की ओर ले जाता है। धन्यवाद। पाकिज की ग्यारह मर्दान, गाजे सिकंदरी, सुल्तान सिकंदर लोधी, बादशाह सलामत। लोधी, 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 ये यहाँ कबीरदास। तुम हो कबीरदास? तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। जहाँ बता। तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो कबीरदास। कभी बन सकते हो। आओ। तुम हो कबीरदास। तुम्हारा नाम तो हमने बहुत सुना। इधर सड़क के किनारे तुम क्या करते हो फकीर? भगवान का नाम लेते हैं साहब। तुम्हें और कोई जगह इबादत के लिए नहीं? सड़क के किनारे तो भिखमंगे बैठते हो। हमारे यहाँ शेख तक्की भी बैठक जमाते हैं, पर किसी बाग में या मस्जिद के चबूते। हमने तुम्हारा नाम बहुत सुना।
हमारे पीर शेख तकी साहब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते हैं। उनकी इनायत है। इधर दरवेशों, सूफियों, फकीरों का असर रसूख बहुत बढ़ने लगा है। हम चाहते हैं तुम हमारे यहाँ दिल्ली आओ, हम वहाँ तुम्हारी मुलाकात शेख तकी साहब से करवाएं। इन मजहबी लोगों की गुफ्तगू सुनकर हमें बड़ा लुत्फ आता है। हम अक्सर दो मौलवियों के बीच कोई बहस छेड़ देते, फिर उन्हें चूचे लगाते देखते रहते हैं। खूब मजा रहता है। शेख तकी कहा करते हैं कि हिंदू लोग भी ये मानकर बुत परस्ती नहीं करते कि बुद्ध ही खुदा है। लाहौर में एक पत्थर का टुकड़ा खुदा कैसे हो सकता है? इसके पीछे भी एक फलसफा है, जहां उनका कहना है कि बुद्ध एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। क्या समझे? अब तुम समझो, एक फनकार तस्वीरें बनाता है, उसके दिल में एक जज्बा होता है। जज्बे का अपना तो कोई रंग रूप नहीं होता, कोई शक्ल नहीं, लेकिन फनकार रंगों लकीरों के जरिए उस जज्बे को बयान कर देता है। मतलब कि तस्वीर देखने वाला रंगों लकीरों की मदद से उस जज्बे को पा जाता है जिसे फनकार बयान करना चाहता है। हुजूर, इसी तरह पत्थर का बुद्ध अपने में खुदा नहीं, लेकिन उसके जरिए हम खुदा का तस्वुर कर लेते, ऐसा इन लोगों का कहना है। जहाँ पर हमें तो सच पूछो, इन सब बातों के बारे में सोचकर ही सरदर्द होने लगता है। सिर्फ दरवेशी ही करते हो या कोई और काम धंधा भी करते हो? मेरा मतलब है मांग कर खाते हो? मैं जुलाहा हूँ साहिब, कपड़ा बुनता हूँ। ये मेरे गुरु भाई रदास जी हैं, ये चमार है, वो ये यहाँ सामने सेना खड़ा है, ये नाई का काम करता है, पीपा डोम में है, साफ सफाई करता है, और अपने बशीरा भाई बिजली का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम पेशेवर फकीर नहीं? मैं समझे बैठा था फकीर फकत खुदा की इबादत करते हो। तुम तो दुनियावी आदमी, तुम्हारे फटे पुराने कपड़ों से तो नहीं लगता कि जुलाहा हो, कपड़ों से तो भिखमंगे ही नजर आते हो। हम जुलाहों की यही खूबी होती है बादशाह सलामत, लोगों को कपड़े पहनाते हैं, खुद चिथड़ों में घूमते हैं। हम जुलाहों की ये तो अपने अपने अमाल की बात, अमाल के मुताबिक ही किसी इंसान को जन्नत भी नसीब होती है और दोज़ख भी, चिथड़े भी नसीब, और मोतियों के हार। क्यों फकीर मुस्कुरा क्यों? हुजूर, आपने मोतियों के हार का नाम लिया तो मुझे कुछ याद हुआ है। हमें भी बताओ, क्या याद हुआ? हुजूर, कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ एक दानिशमंद हो गुजरे हैं, अमीर खुसरो उनका नाम था, आपने सुना होगा। बेशक बेशक, गोरी सेवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन गई चौदेश। जी हाँ, अमीर खुसरो, अपने बादशाह के गले में मोतियों का हार देखकर उन्होंने फरमाया था कि गरीबों के आंसू मोती बनकर बादशाह सलामत के गले की ज़ेबाइश बने। मतलब आपने अपने अपने एमाल की बात कही, तभी मुझे ख्याल आया, किसी के आंसू दूसरों के लिए मोती जुटा देते हैं और उसे खुद के लिए चिथड़े भी जुट नहीं पाते। बड़े हाजिर जवाब। फकीर लोग तो फकत अल्लाह का नाम लेते हैं और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं, तो तुम पेशेवर फकीर नहीं। आजकल फकीरी भी तो एक पेशा है। शेख तकी साहब अक्सर तुम्हारा जिक्र करते थे, तो हमने सोचा जब हम यहाँ से गुजर रहे हैं तुमसे मिलते। मैं समझे बैठा था फकीर फकत खुदा की इबादत करते हो, पर यहाँ तो तुम धंधा भी करते हो और फकीरी भी।
आप जिस फकीरी की सोच रहे हैं वो जरूर एक धंधा ही है। तुम्हारी फकीरी कोई दूसरी तरह की है। मेरी फकीरी के लिए घर बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी नजर में हर काम इबादत है। बड़ी पहली बात कही। समझदार आदमी मालूम होते हो ज्यादा तफसील के साथ हर काम इबादत कैसे हो सकता है? अब ये बताओ, कपड़ा बुनना इबादत कैसे हुई? सभी फकीर जुनूनी होते हैं। अब हम जंग करते हैं, क्या उसे भी इबादत कहोगे? नहीं, जंग इबादत नहीं। इंसान की खिदमत करना और उसे सुखी बनाना इबादत है। हम बिहार पर अपनी फतह का झंडा गाड़ कर लौटे, तो क्या ये छोटी सी बात है? क्या ये कौम की खिदमत नहीं, दीन की खिदमत नहीं? नहीं, ये खिदमत नहीं है। ये तो दीन की और खुदा की तौहीन है। तुम पहले इंसान जो हमारे सामने इस तरह बोलने की जुर्रत करे, लेकिन हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएंगे कि वे किसी फकीर पर हम हाथ नहीं उठाते। तेरा मजहब क्या है? मैं खुदा का बंदा हूँ साहिब। मेरा मजहब इंसान की मोहब्बत है, खुदा की बंदगी। लेकिन तेरा कोई दीन भी तो होगा, तू इबादत भी तो करता होगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। कौन है वो खुदा? मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है, वो मेरे दिल में बसता है। उसकी नजर में न कोई हिंदू है न मुसलमान। मैं अल्लाह का नूर हर इंसान में देखता हूँ, इंसान के दिल में देखता हूँ। बातें तो वैसे कर रहे हो जैसे तुम्हारा दिल न हो। जन्नत? मेरा दिल जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत है साहिब। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सर्जनहारा, इस घट अंतर 7 समंदर इसी में 9 लाख तारा, इस घट अंतर पारस मोती इसी में परखन हारा, इस घट अंतर अनहद गरजय इसी में उठत फुहारा। कहे कबीर सुनो भाई साधो इसी में साईं हमारा। पर ये हमारे सवाल का जवाब तो नहीं हुआ। हमारे यहाँ भी सूफी, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, ये दीन को कबूल करते हैं, लेकिन लगता है ये आदमी दीन को नहीं मानता। सुन फकीर, मैं फिर पूछता हूँ, तेरा मजहब क्या है? मैंने मजहबों को छोड़ दिया। मजहबों को छोड़ दिया है? ये कैसे हो सकता है? अभी तो खुदा की जात की बात कर रहा था। खुदा की जात मजहब नहीं है, रोजा नमाज मजहब है, पूजा पाठ व्रत उपवास मजहब है। तो फिर जो रोजा नमाज ना करे वो मुसलमान नहीं है, जो पूजा पाठ ना करे वो हिंदू नहीं है। ठीक ही तो है। मैं इंसान को हिंदू और मुसलमान की नजर से कभी नहीं देखता। मैं उसे केवल इंसान की, खुदा के बंदे की नजर से देखता हूँ। लेकिन हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान। क्या हिंदू का बेटा हिंदू नहीं हो? अपने जन्म से सभी इंसान होते हैं, वरना ब्राह्मण का बेटा अपनी माँ के पेट से ही तिलक लगाकर निकलता और मुसलमान का बेटा खंडनी करवाता। ये क्या बक रहा है? तुम फकीर, तेरे ये फलसफे तुझे दूर नहीं ले जाएंगे। मुझे दूर जाना भी नहीं है साहिब, मुझे केवल अपने मालिक के चरणों तक जाना है। एक इंसान से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। जहाँ बना ज्ञान में दीन की तौहीन करता है, रोजा नमाज को बुरा बना देता है,
यहाँ तक कि मस्जिद शरीफ की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उल्टी सीधी बातें करता रहता। सुन फकीर, हमने सोचा था कि हम तुझे अपने साथ दिल्ली ले चलेंगे और तेरी मुलाकात शेख तकी साहब से करवाएंगे, पर मैं देख रहा हूं कि तू कोई खत्ती जुनूनी आदमी है जो यहाँ उल्टी सीधी बातें करके बदमनी फैला रहा। बोल, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंदू तुर्क तू ही नहीं मेरा। पूजा करूं ना नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। न हज जाऊं न तीरथ पूजा, एक छाया तो क्या दूजा। कहे कबीर भरम सब भागा, एक निरंतर सुमन लगा। तो ये है तेरा जवाब? इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और हमें इत्तला करते रहो। आज के बाद कभी मुझे शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है तो मैं तेरी टांगें छीन दूंगा। इस